तो वेक्टर कैलकुलस का जो 2.1 एक्सरसाइज है उसकी जो थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अ, जैसा कि हमें पता है कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर फंक्शन जो है एफ वेक्टर जिसे हम बोलते हैं, वेक्टर फंक्शन में बिल्कुल सेम वही रूल्स चलते हैं जो सारे के सारे हमारे पास लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने कल चेक किया था कि अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। लाइकवाइज अगर हम वेक्टर में बात करें, वेक्टर में अगर हम बात करें कि जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट इज दैट डी एफ वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। कि अगर एक वेक्टर फंक्शन है, अगर उसको कांस्टेंट होना है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अब यहाँ पर हम तीन तरह की टर्म्स को डिस्कस करेंगे। या तो पूरा का पूरा वेक्टर कांस्टेंट, या फिर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, या फिर उसकी सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट। तो ये थ्योरम्स जो है वो डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम की बात करें, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं मेंशन किया हुआ, दैट मीन्स दोनों इंक्लूडेड है। कि अगर एक वेक्टर फंक्शन है, अगर हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट हो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो फर्स्ट हाफ करते हैं हम। नेसेसरी और सफिशिएंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट आए तो इसका मतलब होता है हमें वन कंडीशन लेके चलनी है, सेकंड को प्रूव करना है, एंड कन्वर्सली लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम एज इट इज करते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग कन्वर्सली लिख देते हैं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं लगता कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है और सफिशिएंट क्या होती है। तो बेटर है कि नेसेसरी और सफिशिएंट वर्ड्स को अवॉइड करें। एक हाफ जो है थ्योरम का उसे एज इट इज प्रूव करें और सेकंड में सिर्फ कन्वर्सली लिख दें। तो अगर हम स्टार्ट करें, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे पहले एफ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, वेयर एफ वन एफ टू एफ थ्री जो है वो भी टी के फंक्शन है, बिकॉज ये सारे स्केलर वेरिएबल टी के फंक्शन है। सो अगर एफ कांस्टेंट वेक्टर है, तो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब F1, F2, F3 जो होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे, और उनका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। क्योंकि ये है तो हम पहले ही बोलते हैं कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर हमें किसी क्वांटिटी के बारे में पता है कि वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जो राइट हैंड साइड पे जो मैग्नीट्यूड है F1, F2, F3, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इन पे सारे पुराने रिजल्ट जो है वो हमारे यूज़ हो सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। दैट मीन्स ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप ज़ीरो के कैप, जो कि क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो है दैट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। सो फर्स्ट हाफ हमने प्रूव किया कि अगर एफ कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें कि अगर अब डेरिवेटिव ज़ीरो है तो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो होगा फिर वो क्या होगा, एफ वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो हम लोगों ने डी एफ बाई डी टी को ज़ीरो किया, हमने एफ वेक्टर लिया फिर से। यहाँ पर भी हम एफ वन टी मैंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि कांस्टेंट गिवन था तो इसलिए हमने लिख दिया कि दे आर फ्री फ्रॉम टी। यहाँ पर हम लोगों ने इसे चेक किया कि F1, F2, F3 अभी के लिए t के फंक्शन है, हालांकि बाद में प्रूव हो जाएगा कि वो t के फंक्शन नहीं है, दे आर द कांस्टेंट। सो नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लिया, डी एफ बाई डी टी, डी एफ वन बाई डी टी प्लस डी एफ टू बाई डी टी प्लस डी एफ थ्री बाई डी टी। अब हमें क्वेश्चन में डी एफ बाई डी टी वैक्टर जो है वो ज़ीरो गिवन है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो गिवन है, ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर का मतलब होता है ज़ीरो आई कैप, ज़ीरो जे कैप, ज़ीरो के कैप। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आईएथ कंपोनेंट आईएथ के इक्वल होना चाहिए, जेएथ जेएथ के इक्वल होना चाहिए, और केएथ कंपोनेंट केएथ के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स डी एफ वन बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी एफ टू बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड डी एफ थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। therefore f vector is a constant vector function। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट थ्योरम में हमने एफ वेक्टर को ओवरऑल चेक किया कि अगर वो कांस्टेंट है, मैंने ना तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड मेंशन किया ना ही मैंने डायरेक्शन मेंशन की, पर यहाँ पर सेकेंड थ्योरम में अगर हम चेक करें इसकी स्टेटमेंट, ये जो हम कंडीशन निकालेंगे दैट इज ओनली फॉर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो जब थ्योरम आए पेपर में तो हमें चेक करना है कि हमें कौन सी कंडीशन पूछी जा रही है, कि फुल वेक्टर के कांस्टेंट की बात हो रही है, या उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट की बात हो रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अभी
हमने फर्स्ट किया कि अगर फुल वेक्टर कांस्टेंट हो, अभी जो हम कर रहे हैं कि अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। तो अगर हमें एफ वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट चाहिए तो ये कंडीशन है, याद भी रखनी है। कई बार ये पेपर में एज इट इज़ भी पूछ लेते हैं कि राइट द कंडीशन व्हेन एफ वेक्टर हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए भी हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले माना एफ का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, राइट। सो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम बात करें एफ वेक्टर पे, हम अगर ऐसे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो उसका स्केयर भी कांस्टेंट होगा। और हमने चेक किया था बेसिक्स ऑफ वेक्टर वाली वीडियो में, ए डॉट ए स्केयर होता है। तो हमने स्केयर इसीलिए लिखा था ताकि हम इसे इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख पाएँ। तो मैंने एफ मैग्नीट्यूड स्केयर को लिखा एफ डॉट एफ। नेक्स्ट स्टेप में अब ये क्वांटिटी अगर हमारी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया स्केलर प्रोडक्ट में, फर्स्ट एज इट इज़ डॉट सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट सेकेंड एज इट इज़। तो हमने इसे ऐड किया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए की बात होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इंटू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स एफ डॉट डी एफ बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा। रिवर्स हाफ जो है मीन्स जो कन्वर्स पार्ट है, हमने अभी वन कंडीशन प्रूव करी, हमने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लिया एंड हमने प्रूव किया एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जो है वो ज़ीरो है। कन्वर्स पार्ट जो है वो बिल्कुल रिवर्स जाएंगे, इसी के रिवर्स स्टेप जाएंगे। देखो यहाँ पर एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ज़ीरो, देन 2 टाइम्स, देन दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स स्टेप्स पे अगर हम चलें तो एफ के पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब जो थर्ड थ्योरम है उसमें भी इसी सेकेंड थ्योरम को सिर्फ एक वर्डिंग चेंज की है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड थ्योरम में क्या प्रूफ किया है, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और वी कैन से एफ इज़ परपेंडिकुलर टू डी एफ बाई डी टी, जो कि थर्ड थ्योरम है। तो थर्ड थ्योरम में कुछ नया नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक ज़ीरो है तो भी ये डॉट ज़ीरो हो जाए। तो अगर ये नॉन ज़ीरो है, एफ भी नॉन ज़ीरो होगा, फिर ये भी नॉन ज़ीरो है, तो दो नॉन ज़ीरो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दे आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमने मीन्स जो थर्ड थ्योरम है उसमें सेकेंड थ्योरम ही करनी है, जस्ट एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है कि अब इन दोनों में से कोई इंडिविजुअली तो ज़ीरो है नहीं दोनों वेक्टर्स में से, इसका मतलब आपस में ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, देन एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ है पहले भी कि दो मेथड है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के, या तो आप उसके ऊपर वेक्टर अप्लाई ही ना करो दिस वन, या फिर अगर वेक्टर अप्लाई करो तो ये दो लाइंस हमें लगानी होती है, दे बोथ स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो यहाँ पर एफ वेक्टर है, डिफरेंशिएबल है, मीन्स हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। हमें ये टर्म प्रूफ करने, तो सबसे पहले तो हमें देखो एफ स्केयर दिखा, एफ स्केयर का मतलब एफ डॉट एफ, एंड अभी जैसे हमने डिस्कस किया एफ डॉट एफ जो है वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्केयर। और मैग्नीट्यूड एफ लिखो मतलब ऐसे लाइंस लगाओ या फिर सिर्फ एफ लिखो विदाउट वेक्टर, वो एक ही बात है। तो मैंने यही किया है यहाँ पे कि एफ वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू एफ स्केयर। तो यहाँ पे जो एफ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है और यहाँ पर जो एफ है वो हमारे पास वेक्टर एफ है। नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया 2f df बाई dt, जो कि हमें फर्स्ट हाफ में प्रूफ करना था। सेकेंड हाफ में हमें ये प्रूफ करना है कि f डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डी एफ बाई डी टी। जो राइट हैंड साइड है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने ना तो यहाँ पे डॉट लगाया बीच में ना ही क्रॉस। इस वाले जो वेक्टर की बुक में जब भी हम डॉट या क्रॉस लगाते हैं तो दैट मीन्स उनमें से दोनों क्वांटिटीज़ जो है जिनके बीच में हम डॉट या क्रॉस लगा रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर स्केलर क्वांटिटीज़ है तो उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना। तो हम इसी से आगे चलते हैं जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया, एफ स्केयर। मैंने बोला जैसे कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्केयर, तो वो कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसका डेरिवेटिव लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डॉट प्रोडक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारा एज इट इज़ जो है जैसे हमने किया फर्स्ट पार्ट में किया। तो बिल्कुल सिंपलर वे है इसका करने का। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो भी सिंपल है, उसके बाद मेन सिक्स थ्योरम आएगी हमारी, एफ इज डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, प्रूव दैट दिस। तो हमें देखो इसका डेरिवेटिव लेना है। अगेन डेरिवेटिव का क्या टेक्निक है यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज़ क्रॉस सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस
फर्स्ट का डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड एज इट इज़। एंड अगेन हमने यहाँ पे चेक किया था इसे पिछले वीडियो में कि हमें वेक्टर की पोजीशन को चेंज नहीं करना, स्पेशली क्रॉस प्रोडक्ट में, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो अगर हम वेक्टर की पोजीशन को चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, हमने एफ वेक्टर के लिए एफ वेक्टर को फर्स्ट नंबर पे लिखा, चाहे हमने उसका एज इट इज़ रखा चाहे हमने उसका डेरिवेटिव लिखा। नेक्स्ट स्टेप में अभी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, सेम वेक्टर्स हैं दोनों, तो ए क्रॉस ए क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो इसलिए ये टर्म सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, necessary and sufficient condition for a vector function to have constant direction। I repeat, थ्योरम फर्स्ट जो थी f वेक्टर इज़ अ कांस्टेंट, उसमें हमने ना तो मैग्नीट्यूड की बात करी ना ही डायरेक्शन। सो अगर हमें ये करना है कि f वेक्टर जो है वो कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, जैसा कि हमने थ्योरम नंबर 1 में चेक किया। उसके बाद दिस वन, उसके बाद सेकेंड थ्योरम हमने की, हमें यह याद भी होनी चाहिए कंडीशन कि अगर उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट चाहिए तो कंडीशन होनी चाहिए एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जो है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब जो सिक्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, हम उसमें ये कंडीशन चेक कर रहे हैं जब एक वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एफ जो है दैट इज़ अ वेक्टर फंक्शन एंड सपोज एफ कैप इज़ यूनिट वेक्टर। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे हम किसी, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि मान लो हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, मैं लिखती हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर का x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, इनटू में i कैप लिखा हुआ है। i कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। दैट मीन्स जब भी हम इस वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बोला अभी 2i कैप अगर हम लिख रहे हैं तो 2 यहाँ पे है मैग्नीट्यूड और i कैप जो है वो है यहाँ पे डायरेक्शन, और दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। तो सेम वे में हमने अपने वेक्टर को यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। f वेक्टर को, ये रिप्रेजेंटेशन ही मेन है जो समझनी है, f वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया f इंटू एफ कैप। तो यहाँ पर f जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने 2i कैप का एग्जांपल दिया, आप यहाँ पे ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो, ये 2 की जगह लिखा मैंने f और i कैप की जगह मैंने यहाँ पे लिखा f कैप। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट मैंने इस तरीके से किया कि मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टेप मैंने इसका डेरिवेटिव लिया। अभी मुझे क्या प्रूव करना है वो मैंने नहीं लिया, पहले मैं एक जर्नल से कैलकुलेशन करूँगी, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सपोज करूँगी और सेकेंड को प्रूव करूँगी। तो पहले मैंने डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, हमें f क्रॉस डी एफ बाई डी टी चाहिए, इसलिए मैंने f के साथ दोनों साइड क्रॉस किया, f क्रॉस डी एफ बाई डी टी। सो डी एफ बाई डी टी की वैल्यू बेसिकली मैंने यहाँ पे पुट करी और f की भी वैल्यू पुट करी, और यू कैन से मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो f इंटू एफ वेक्टर क्रॉस में दिस टर्म, हम क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो स्केलर जो है वो आगे आ जाएगा, स्मॉल f स्केलर है क्योंकि विदाउट वेक्टर लिखा हुआ सिंबल, तो f का स्केयर f क्रॉस डी एफ बाई डी टी, देन एफ डी एफ बाई डी टी, ये सारा स्केलर, स्केलर को मैंने पहले आगे लिख दिया, तो क्रॉस जो होएगा वो वेक्टर्स का होगा, एफ कैप क्रॉस एफ कैप। अगेन सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो, यानी सेकेंड टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो दैट मीन्स मैंने एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी को इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लिया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने थ्योरम के फर्स्ट हाफ को। अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है तो मुझे ये टर्म को ज़ीरो करना है, और अगर ये टर्म ज़ीरो है तो मुझे डायरेक्शन को कांस्टेंट करना है। तो मैं स्टार्ट, ये जो रिजल्ट मैंने अभी तक प्रूव किया है थर्ड इक्वेशन, मैं ये दोनों पार्ट्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर कोई अजम्पशन नहीं करी, मैंने सिर्फ वेक्टर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड किया। तो यहाँ पर अगर हम माने कि एफ का डायरेक्शन कांस्टेंट है, अब डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे चेक करें, एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैपिटल एफ कैप से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो दैट मीन्स डी एफ कैप बाई डी टी क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। और अगर हम थर्ड इक्वेशन पे जाएं, ये टर्म ज़ीरो होने की वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़ीरो हो जाएगी, जो कि हमें प्रूव करना था। सेकेंड हाफ के लिए अब हम ये कंडीशन लिख के चलेंगे। सो इस कंडीशन को मैंने लिया, अगेन बाय द थर्ड इक्वेशन, अगर ये टर्म ज़ीरो है अब की बार गिवन,
तो फिर ये वाली टर्म जो होगी सारी वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। मैंने इसे ज़ीरो किया, दिस वन। एफ स्केयर जो है वो तो एक स्केलर है, वो तो ज़ीरो में ही चला जाएगा, यानी एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये चीज़ हमें ध्यान से आगे लिंक करनी है। अब एफ वेक्टर जो है वो क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर जो है एज यहाँ पे लिखा है एज एफ वेक्टर इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैंने बोला अभी कि एफ वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। तो दैट मीन्स यूनिट वेक्टर हमेशा एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। और हम लोगों ने सेकेंड थ्योरम अभी किया, जो मैंने अभी रिकॉल भी कराई, कि अगर थ्योरम सेकेंड हम चेक करें, अगर एक वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है एफ डॉट डी एफ बाई डी टी वो ज़ीरो होता है। यानी जो मैंने सेकेंड थ्योरम है वो मैंने कैपिटल एफ कैप पे अप्लाई करे। अब अगर हम चेक करें, एक बार हम बोल रहे हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, एक बार हम बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि ये 90 पे होंगे या पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट कंडीशंस हैं। क्योंकि एफ क्रॉस है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस ज़ीरो है और वो दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो दैट मीन्स वो पैरेलल होंगे। अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन तो होल्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब इनमें से किसी एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, या तो एफ कैप को या डी एफ बाई डी टी को। एफ कैप ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन। दैट्स वाई डी एफ बाई डी टी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, एंड इससे ये प्रूव हो जाएगा एफ कैप इज़ कॉन्स्टेंट, जो कि एफ कैप क्या था, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ एफ।